गुड इवनिंग भाई सभी को। एक बार जल्दी से शेयर कर दे वीडियो को, फिर आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी जॉब प्रिपरेशन आप सभी का वेलकम है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई देखा चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। मैंने बताया था कि इस चैनल पर आप डेली हरियाणा जीके की आधे घंटे की क्लास आपकी होगी। आधे घंटे की कम या ज़्यादा हो सकता है, परंतु डेली क्लास होगी जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। और एग्ज़ाम आपके आपने कल के न्यूज़पेपर में देख ही लिया कि अगस्त से शुरू हो जाएंगे सभी पेंडिंग एग्जाम। तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा अपनी, और हम भी आपके साथ साथ तैयारी कर रहे हैं हरियाणा के एग्ज़ाम्स की। तो आप जानते हैं कि हरियाणा की जो पिछली 3-4 क्लासें हुई हमने इसमें पढ़ा हरियाणा की 2 पार्ट पहले हमने पढ़े थे। हरियाणा की झीलें 2 पार्ट पढ़े उसमें, और दूसरे फिर हमने पढ़ी हरियाणा के बांध, और कल जो पिछली क्लास थी उसमें हरियाणा की नहरें पढ़ी। और आज हम पढ़ेंगे इन सभी चीज़ों से आगे बढ़कर चलेंगे, और वो है आज की चीज़ें हरियाणा का अपवाह तंत्र। और ये अपवाह जो तंत्र होता है उसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हरियाणा की नदियाँ। क्या पढ़ेंगे? हरियाणा की नदियाँ। हरियाणा की नदियाँ अपवाह तंत्र के तहत आती हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद चलते हैं अपने सेशन पर। भाई मैथ की वीडियो जल्द ही अपलोड होगी इस पर, आप कहो तो लाइव ऐसे ही आ जाएंगे। और कल मेरे पास 1-2 कमेंट भी आए कि सर हरियाणा पुलिस के लिए मैथ कब आप पढ़ाएंगे। तो मैं बता दूं आपको कि अगर हो सके तो 2-3 दिन के अंदर नहीं तो अगला जो मंडे है उससे हम मैथ की क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का अपवाह तंत्र। हरियाणा का अपवाह तंत्र। अब ये शब्द यहाँ पे आपको दिख रहा है अपवाह, ठीक है। और मैंने मानचित्र भाई देख रहे हैं यहाँ पे हरियाणा का पहले बना दिया है। अब ये मत सोचना तो एग्जैक्ट नहीं है, इतनी ड्राइंग इतनी अच्छी भी नहीं है, हमें सिर्फ समझना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हरियाणा का अपवाह तंत्र। अब शब्द आता है अपवाह। अपवाह क्या होता है? अपवाह का मतलब होता है, अपवाह का अर्थ होता है जल की निकासी। और जल की निकासी अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो हमारे गांव में हमारे घरों से जो पानी निकलता है छोटी छोटी नालियों से, उसके बाद वह हमारे गांव के तालाब या झोड़ में जाता है। और तालाब और झोड़ का पानी आप जानते हैं गंदे नालों में जाता है, और गंदे नालों का बड़े बड़े जो गंदे नाले होते हैं उनका पानी बड़ी बड़ी नदियों में जाता है, और उन नदियों का पानी सागर महासागर झील या बांध में जाकर गिरता है। और इसी जो सिस्टम है, जो घर से हमारा सिस्टम चला था पानी की निकासी का, उसको और जो सागर महासागर बांध या झील में समाप्त होता है उस सिस्टम को क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। आया समझ? एक ही लाइन में मैंने समझा दिया, और समझने की कोशिश करते रहना क्योंकि इतना कठिन नहीं है, ठीक है। आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। अब पढ़ेंगे हम अपवाह तंत्र। हरियाणा के जो अपवाह तंत्र है मैं आपको बता दूं सिर्फ 2 भागों में बांटा हुआ है। हरियाणा के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा हुआ है? 2 भागों में बांटा हुआ है। 2 टाइप्स, ठीक है। एक है उत्तरी अपवाह तंत्र, और है एक दक्षिणी अपवाह तंत्र। आज हमारी क्लास में भाई पानी पानी होने वाला है। क्यों? आज अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, और अपवाह तंत्र के तहत आप जानते हैं इसी के अंतर्गत आती हैं हमारी हरियाणा की नदियाँ। और नदियों को बहाने का काम हमें इस बोर्ड पर करेंगे जो मानचित्र हमने बना रखा है, ठीक है। तो पानी पानी होने वाला है हमारी क्लास में आज। तो दक्षिणी अपवाह तंत्र और उत्तरी अपवाह तंत्र, ये 2 तंत्र होते हैं भाई हमारे हरियाणा में, ठीक है। अब आप कहेंगे सर पूर्वी और पश्चिम क्यों कहा गया? तो पूर्वी और पश्चिम हरियाणा में नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं हरियाणा में नदी सिर्फ 2 साइड से बहती हैं। या तो वो दक्षिण से निकलती हैं उत्तर की तरफ आती हैं, या फिर दक्षिण से निकलती हैं उत्तर की तरफ जाती हैं। तो 2 ही तंत्र होते हैं। और उत्तर की तरफ बहने वाली नदियों को उत्तरी अपवाह तंत्र, और दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियों को या दक्षिण की तरफ से निकलने वाली नदियों को क्या कहते हैं? दक्षिणी अपवाह तंत्र, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तरी अपवाह तंत्र। और उत्तरी अपवाह तंत्र से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि हरियाणा की जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों का जो वर्णन है वो कहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेदिक काल के वामन पुराण में, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है आपसे, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। वामन पुराण में हरियाणा की नदियों का वर्णन। साथ साथ नोट करते जाना। मैंने बताया
बहुत सारे तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर हरियाणा जी के कुछ दिन तक पढ़ाई जाएगी, उसके बाद नहीं पढ़ाई जाएगी। ये मान के चले मैं अब नहीं छोड़ने वाला हूँ, 0 से हाई जाऊँगा हर एक क्लास में, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिए हरियाणा के और मैंने खुद रियलाइज़ किया है कि ऊपर ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको नीचे तक पढ़ना होगा। क्योंकि एग्जामिनर आज आप देखते हैं कि हरियाणा पुलिस के आपने देखे होगा पिछले जो भर्ती थी उसमें 16 लाख फार्म भरे गए थे, ठीक है, और वैकेंसी थी 5000 की। तो उस भीड़ को दूर करने के लिए उन्हें कठिन सवाल देने पड़ते हैं, कठिन क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो हरियाणा की नदियों का वर्णन किस में मिलता है? वामन पुराण में मिलता है। और वामन पुराण के रचयिता मैं आपको बता दूं वेद व्यास हैं। कौन है? हरियाणा के सभी नदियों का वर्णन किस में है? वामन पुराण में है। आया समझ? और वेदव्यास में आपको मैं बता दूं वेदव्यास कौन है? ये वही वेदव्यास जिसने महाभारत की रचना की थी, ठीक है। महर्षि वेदव्यास। और इसने वामन पुराण में मैं आपको बता दूं भगवान विष्णु का भी की महिमा का भी वर्णन किया है, ठीक है। ये भी आप लिख लें साथ साथ भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन इसमें किया गया है। लिख देता हूँ यहीं पे, भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन, ठीक है, किसमें किया गया है? वामन पुराण में किया गया है। जल्दी से नोट कर ले, इसके बाद आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे हम पढ़ेंगे हरियाणा का उत्तरी अपवा तंत्र, ठीक है। हरियाणा का उत्तरी अपवा तंत्र थोड़ा सा बड़ा है और मैं अगर छोटी छोटी क्लास में तो 2 क्लासों में पूरा होगा। हरियाणा का दक्षिणी अपवा तंत्र मात्र 1 क्लास में पूरा हो जाएगा, बहुत छोटा सा है। क्योंकि दक्षिणी अपवा तंत्र के तहत थोड़ी नदियाँ आती हैं हरियाणा की, और इसके अंदर उत्तरी अपवा तंत्र के तहत ज़्यादा नदियाँ हरियाणा की आती हैं। तो आगे चलते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ एक बार। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले उत्तरी अपवा तंत्र। ठीक है, उत्तरी अपवा तंत्र। और उत्तरी अपवा तंत्र में सबसे पहले हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी आप जानते हैं यमुना, उसका जिक्र हम करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालिएगा यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। अब यमुना नदी, और ये जो यमुना नदी है ये ऋग्वैदिक काल की नदी है। और इसमें ऋग्वेद में आपको मैं बता दूं जो कि 4 वेद हैं, उनमें से पहला वेद सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और इस ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार वर्णन है। ऋग्वैदिक कालीन नदी, ठीक है। ऋग्वेद में 3 बार वर्णन है भाई, किसका? यमुना का। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 बार वर्णन। ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि ऋग्वेद में यमुना नदी का कितनी बार वर्णन किया गया है। तो 3 बार वर्णन किया गया है यमुना नदी का ऋग्वेद में, ठीक है। नोट करते जाएं साथ साथ। और इसको दूसरा नाम इसका कालिंदी भी है भाई। कालिंदी अदर नेम। इसे यम की बहन कहा जाता है, इसलिए यमुना कहा जाता है। यम की बहन, वही यम जिसे मृत्यु का देवता कहा जाता है, यमराज, ठीक है, उसकी बहन इसे कहा जाता है यमुना नदी को, यम की बहन, ठीक है। अब मैं यहाँ से मानचित्र के तहत आपको समझाऊंगा हरियाणा की यमुना नदी को, ठीक है। तो शासन हो जाना। और ये अगर आपने समझ लिया तो जितने भी क्वेश्चन हैं यमुना नदी से बनते हैं उनका जवाब आप बड़ी आसानी से दे देंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर दिख रहा है तो बता देना भाई कमेंट करके, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, ये यमुना नदी का उद्गम स्थान है भाई, ठीक है। और ये है, उससे पहले मैं आपको बता दूं हिमालय की 3 परत होती है भाई, ठीक है। ये होता है ग्रेट हिमालय, ठीक है।
ग्रेट हिमालय, इसे बोलते हैं मध्य हिमालय या फिर लघु, और इसे बोलते हैं शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। ठीक है, आ गया समझ? मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि जगह इतनी नहीं है बोर्ड पे, क्योंकि आगे हम पूरी नदी को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ से नदी निकलती है, ठीक है। अब यहाँ से नदी निकलती है तो ये आपका हो गया यमुनानगर, हो जाता है यहाँ पे यमुनानगर। ये नदी यहाँ से निकलते हुए आपके यहाँ पर, ये क्या है आपका, ये है कलेसर, ठीक है। ये कलेसर क्या कहाँ पड़ता है, ये यमुनानगर में। इसके बाद ये आती है आपकी यहाँ पे नहीं है भाई, ये यहाँ से कर लो, यहाँ से है ये कलेसर, ठीक है। और यहाँ से आया ये आगे यहाँ पे यमुना, ये सॉरी आपका ताजेवाला, ठीक है। यहाँ पे ताजेवाला है। उसके बाद ताजेवाला से आगे बढ़कर आप जानते हैं यमुनानगर से नीचे कौन सा जिला आता है, वो है आपका करनाल जिला, ठीक है। कौन सा है, करनाल जिला। यहाँ से बहते हुए ये आपके आती है यहाँ पे बिल्कुल बाउंड्री के पास ये है आपका करनाल जिला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से फिर करनाल होते हुए ये बिल्कुल पास आपकी पानीपत में आती है। अब पानीपत के बाद आपका, आप जानते हैं बड़े अच्छे से, ये आपका जो है यहाँ पे आपका सोनीपत है। क्या है, सोनीपत। कलेसर से निकलती है, सॉरी कलेसर में सबसे पहले प्रवेश करती है और फिर ताजेवाला होते हुए करनाल, पानीपत, सोनीपत है। और मैं आपको बता दूं हरियाणा के सोनीपत ज़िले से निकलती हुई ये दिल्ली में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक, दिल्ली में प्रवेश करेगी। अब दिल्ली से प्रवेश करने के बाद ये यहाँ पे आपका फरीदाबाद आता है भाई, ठीक है। ये क्या है, फरीदाबाद। बड़े अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर ये आपने समझ ली तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से ये यमुना नदी निम्न में से कौन से ज़िले से को टच करती है, कौन से ज़िले से नहीं निकलती है, कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है यहाँ से। तो फरीदाबाद के आगे आपको जानेंगे, यहाँ पे है हरियाणा का पलवल ज़िला, ठीक है। कहाँ पे है, पलवल ज़िला यहाँ पे है। और पलवल से निकलते हुए यहाँ से एक है आपका हसनपुर, पलवल का हसनपुर गांव दिख रहा है भाई यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना अपने फ़ोन की, ठीक है। तो हसनपुर, और हसनपुर क्या है, पलवल ज़िले का एक छोटा सा गांव है। और यहाँ से होते हुए ये आगे यूपी में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद अलीगढ़ के बाद आपके ये मथुरा के बाद इलाहाबाद में ये नदी ऊपर की तरफ वापस जहाँ से चलती है, देखो उत्तर की साइड से आती है दक्षिण की तरफ, और वापस दक्षिण से उत्तर की तरफ ये निकलती है। और ये नदी वापस इधर से गंगा नदी आती है और वापस ये नदी यहाँ पे इलाहाबाद से ऊपर की तरफ जाते हुए यहाँ पे किस में गिर जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं यमुना नदी गंगा में अगर गिरती है तो गंगा की सहायक नदी है, और ये गंगा की सबसे इम्पोर्टेंट सहायक नदी है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, ये करती है कलेसर से। और यहाँ से मैं लिख देता हूँ ये आपका यमुनोत्री ग्लेशियर, अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि ये नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। और अगर एग्जैक्ट जगह पूछ ली जाए तो ये है बंदरपूछ पर्वत। कौन सा है, बंदरपूछ पर्वत, ठीक है। आया समझ में, बंदरपूछ पर्वत। और मैं अगर बता दूं जो यमुनोत्री ग्लेशियर है ये है आपका मध्य हिमालय में या लघु हिमालय में, ठीक है। तो मध्य हिमालय की यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यहाँ से जो मध्य हिमालय में एक बंदरपूछ पर्वत है वहाँ से ये नदी निकलती है। और बंदरपूछ पर्वत अगर मैं और भी एग्जैक्ट जाऊँ तो ये है गढ़वाल क्षेत्र। कौन सा है भाई,
गढ़वाल। अगर और गहनता में जाऊं तो यह है उत्तरकाशी जिला। अगर और गहनता में जाऊं तो यह है उत्तराखंड का जिला। और इससे बाहर क्या पूछता है एग्जामिनर? इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकता। एग्जामिनर यह पूछता है कि हरियाणा की जो नदी है यमुना नदी, वो किस ग्लेशियर से निकलती है, तो वो है यमुनेत्री ग्लेशियर से। तो अगर ये पूछ ले हिमालय के किस भाग से निकलती है, तो वो मध्य हिमालय भाग से। अगर ये पूछ ले कि वो किस जिले से निकलती है, तो वो उत्तरकाशी जिले से। अगर राज्य पूछ ले तो वो उत्तराखंड हो गया। और पर्वत पूछ ले तो बंदरपूछ पर्वत। और अगर क्षेत्र पूछ ले तो वो गढ़वाल क्षेत्र। अब ये बताओ इससे बाहर क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है? कुछ भी नहीं। 5-6 चीज़ मैंने बता दी आपकी, सिर्फ और सिर्फ उद्गम स्थान से। ठीक है, कहाँ से ये नदी उद्गम इसका होता है। तो मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने एक साथ बता दी हैं। तो ये है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यम की बहन थी ये भाई। ठीक है, अब इसके बारे में मैं छोटी छोटी बातें लिखता हूँ। तो ये हरियाणा में अगर इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी मैं लंबाई बता दूँ। इसकी लंबाई है 3276 किलोमीटर। परंतु हरियाणा में कुल लंबाई इसकी 320 किलोमीटर है भाई। ये एग्जाम में कोई सा भी इनमें से पूछ सकता है। ये दोनों नोट कर लो, दोनों नोट नहीं अपने माइंड में नोट कर लो, कॉपी में बाद में करना। ठीक है, तो 3276 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। परंतु यहाँ पे देखो दिल्ली में प्रवेश करती है, फिर उसके बाद अलीगढ़ यूपी में प्रवेश कर जाती है। और यूपी और ऊपर जो उत्तराखंड है, इन तीनों की जगह को हटा दें तो बाकी जो बचा हिस्सा हरियाणा का, और हरियाणा के ये है 6 जिलों से होकर 320 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ठीक है, तो 320 किलोमीटर और हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 6 जिलों से। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, 6 जिलों से होकर निकलती है। ठीक है, आया समझ? 6 जिलों से होकर निकलती है। अब इसका उद्गम स्थान कहाँ क्या है? उद्गम है आपका यमुनेत्री ग्लेशियर। कहाँ पे है भाई ये? उत्तराखंड। अब मैंने ये नोट कर दिया ही, आप नोट कर ले भाई। ठीक है, ये उत्तराखंड के किस जिले से निकलती है? उत्तरकाशी से। किस क्षेत्र से निकलती है? गढ़वाल क्षेत्र से। किस पर्वत से निकलती है? बंदरपूछ पर्वत से। और अगर आपसे ही पूछ ले किस ग्लेशियर से निकलती है, तो वो आपका यमुनोत्री ग्लेशियर। और भाग पूछ ले हिमालय का, तो वो आपका हो जाएगा मध्य हिमालय भाग। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछ सकता यमुना के बारे में अगर उद्गम स्थान की बात आ जाए। पर याद रखना इसमें से कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि भीड़ को हटाने के लिए एग्जामिनर आपको पता है कितने टफ क्वेश्चन आपको आजकल दे रहा है। तो 0 से पढ़ के जाएं और हाई तक जाएं आप भी। ठीक है, उद्गम स्थान क्या माना है इसका? यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। अब हरियाणा में प्रवेश कहाँ करती है? हरियाणा में प्रवेश ये करती है, देखो एक ताजेवाला है, ऊपर ग्लेशियर है। तो मैं एग्जामिनर की सोच को देखते हुए एक चीज़ लिखवा रहा हूँ, वो लिखना भाई। ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो ये है ताजेवाला के उत्तर में। मैं क्योंकि इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ऐसा पूछा जा चुका है, और आगे भी पूछ सकता है। ये नहीं पूछ सकता डायरेक्ट ग्लेशियर पूछ ले, डायरेक्ट ताजेवाला नहीं। ऐसे ही पूछ सकता है कि ताजेवाला के उत्तर में ग्लेशियर में करती है। ठीक है, हरियाणा में प्रवेश ताजेवाला की उत्तर में ग्लेशियर में प्रवेश करती है। तो ये है ताजेवाला और ये है उत्तर के ग्लेशियर में। ठीक है, देखो यहाँ पे ताजेवाला है, और ताजेवाला हम जहाँ पे खड़े हैं हमारे सिर की तरफ क्या है? उत्तर है, और हमारे पैरों की तरफ क्या है? दक्षिण है। तो उत्तर ताजेवाला हो गया, सॉरी ताजेवाला के ऊपर की साइड उत्तर हो जाता है, और उत्तर में आप जानते हैं ग्लेशियर है, और ग्लेशियर में सबसे पहले प्रवेश करती है। और इस नदी को मैं आपको बता दूं 12मासी नदी कहा जाता है। अब 12मासी क्यों कहा जाता है? कि ये 12 मास यानी कि 12 महीने बहती है। 12मासी या सदा नीरा, और सदा नीरा का मतलब सदा नीर, हमेशा जल इसमें रहता है, या फिर चीर स्थायी इसको नाम दिया गया है। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, ठीक।
बारहमासी, सदानीरा और चिर स्थायी इस नदी को कहते हैं। जो कलेसर है ना भाई, इस कलेसर का नाम, जगह का नाम कलेसर क्यों पड़ा, इसका कारण ये है कि यहाँ पे भगवान शिव का कालेश्वर मंदिर है और उसके कारण इस नदी, यहाँ इस जगह का नाम क्या पड़ता है, कलेसर। और अब देखना जो ये नदी, सॉरी ये जो आपकी यमुना नदी है, ये यमुना नदी मोस्टली किस राज्य के साथ सीमा बनाने का काम करती है, जल्दी बताएं भाई। आप जानते हैं हरियाणा के 6 जिलों से होकर निकलती है, ये तो हमें पता चल गया, पर ये कहाँ किसके साथ सीमा बनाती है, तो ये बनाती है यूपी के साथ। ठीक है, मैं आप जगह तो है नहीं भाई, यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ। कितने अच्छे तरीके से हमने समझा है यमुना नदी को, तो ऐसे ही आपको समझना है। ये तो हम समझेंगे हरियाणा में कितने किलोमीटर बहती है, 320 किलोमीटर। तो ये यूपी के साथ 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। ठीक है, आया समझ। यूपी के साथ 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है यमुना नदी, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आज मेरे हिसाब से यमुना नदी होगी, क्योंकि ये बहुत बढ़िया। अभी इसके बाद हम यमुना की सहायक नदियाँ पढ़ेंगे। अगर टाइम बचेगा तो हम घग्गर नदी के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, उस या फिर उसके अगली क्लास में हम इस चीज़ों को जानेंगे। तो ये थी भाई आपकी हरियाणा की नदी, कौन सी थी, यमुना नदी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है भाई। एक पॉइंट छूट गया, परंतु मैंने उस पॉइंट को यहाँ पे बताया था, परंतु मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ। वो पॉइंट है यमुना नदी हरियाणा के हसनपुर गांव, कहाँ पे है ये, पलवल में। हसनपुर गांव पलवल से होकर यूपी में प्रवेश करती है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि यमुना नदी हरियाणा के किस गांव से, या फिर पूछ ले हरियाणा की कौन सा गांव है, जो आखिरी गांव है जहाँ से नदी ये निकलती है, तो वो है आपका हसनपुर गांव, पलवल ज़िले में। उसके बाद ये जैसे ही हसनपुर गांव से निकलती है तुरंत यूपी के अलीगढ़ में पहुंच जाती है। उसके बाद मथुरा, फिर उसके बाद इलाहाबाद, आगे निकलती हुई ये ऊपर की तरफ वापस चल जाती है और गंगा में ये वापस मिल जाती है। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर आगे चलेंगे हम। फिर अब पढ़ेंगे हम हरियाणा की यमुना नदी की सहायक नदियाँ। ठीक, अब उससे पहले मैं एक बात बता दूँ, ये जो यमुना नदी है ना भाई आपकी, क्या पढ़ रहे हैं हम, यमुना नदी, ये कितने तरह के मैदान बनाती है, ये 2 तरह के मैदान बनाती है। एक तो पुरानी मिट्टी से, एक नई मिट्टी से। अब जब नई मिट्टी से, अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा नई मिट्टी आएगी। ठीक है, जब 12 मास नदी बहेगी तो वह अपने साथ नई नई मिट्टी बार बार लाती रहेगी, और उस नई नई मिट्टी जब वो एक जगह पे इकट्ठी होती जाती है तो वो पुरानी मिट्टी का रूप ले लेती है। उसके साथ उसके बाद फिर नई मिट्टी आते 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 वो फिर पुरानी हो जाती है। और ये 2 तरह के मैदान बनाती है। एक तो बनाती है ऊंचे मैदान, ठीक है, एक बनाती है नीचे मैदान, या निचले लिख सकता हूं मैं। ठीक है, 2 तरह के ये मैदान बनाते हैं भाई, निचले मैदान और ऊंचे मैदान। ऊंचे मैदान में आपकी पुरानी मिट्टी होती है, जो यमुना नदी लाती रहती है, और उसके बाद वह एक जगह इकट्ठी होकर पुरानी हो जाती है, पुरानी मिट्टी। और इसके अंदर होती है बिल्कुल नई मिट्टी, 1-2 दिन के अंदर इसके अंदर होती है पुरानी मिट्टी, और इसके अंदर होती है नवीनतम मिट्टी। ठीक है, नवीनतम मिट्टी। और जब पुरानी मिट्टी के मैदान को जो मैदान बनाती है, इसके मैदान को कहते हैं, ठीक है, ऊंचे मैदान को कहते हैं बांगर मैदान। पुरानी मिट्टी से बना मैदान क्या कहलाता है, यमुना नदी की मिट्टी से बांगर मैदान। और जो नवीनतम मिट्टी से बना हुआ वो कहलाता है आपका खादर मैदान। ये एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है सर। ठीक है,
कि पुरानी मिट्टी से बना मैदान क्या कहलाता है और नई मिट्टी से बना मैदान क्या कहलाता है। नोट कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम हरियाणा की यमुना नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे यमुना की सहायक नदियाँ। सबसे पहले है पथराला नदी, दूसरी है आपकी सोम नदी और तीसरी है बूढ़ी यमुना नदी। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे बिल्कुल, क्योंकि इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा बताना है। बूढ़ी यमुना नदी, ठीक है। पथराला नदी और नदी को पहले देखते हैं। ये दोनों नदियाँ हैं, ये दोनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती हैं। भाई कहाँ से निकलती हैं? एचपी लिख देता हूँ, एचपी का आप समझ लिए, हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। तो हिमाचल प्रदेश के एक ज़िला है सिरमौर, और ये है इनका उद्गम स्थान, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? शिवालिक पहाड़ियों में है, यहाँ पे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती हैं, जो इनका उद्गम स्थान है। और ये दोनों नदियाँ मैं आपको बता दूं, जैसे ही हिमाचल प्रदेश के उद्गम स्थान से निकलती हैं, तो ये दोनों नदियाँ यमुनानगर के दादूपुर गांव के समीप, ये दोनों नदियाँ दोनों लिख दिया मैंने यहाँ पे, दोनों नदियाँ यमुनानगर के दादूपुर गांव, ठीक है, दादूपुर गांव के पास है भाई पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। दादूपुर गांव के पास पश्चिमी यमुना नहर में है, उसमें ये जाके अपना पानी गिराते हैं। यमुना नहर में मिलते हैं, ठीक है। यमुनानगर के दादूपुर गांव के पास पश्चिमी यमुना नहर में ये अपना पानी गिराती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये गांव है दादूपुर, जो कि यमुनानगर का जिले का एक गांव है, ठीक। और ये दोनों नदियाँ कैसी नदियाँ हैं? ये हैं दोनों नदियाँ मौसमी नदियाँ। मौसमी यानी कि मौसम के अनुसार बहने वाली नदियाँ। मानसून के टाइम पे नदियाँ बहती हैं, जब इनमें मानसून का पानी इसमें इकट्ठा होता है, तब ये नदियाँ बहने का काम करती हैं। भाई अब हम पढ़ेंगे बूढ़ी यमुना नदी, जो किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। हमने पढ़ा पथराला और सोम नदी। अब बूढ़ी यमुना नदी भी, ये भी भाई, इसका भी उद्गम स्थान क्या है? हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला। सेम लिख रहा हूँ भाई, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला। एग्जामिनर कुछ नहीं पता क्या पूछ ले, इसलिए सब कुछ रट के जाएं, पढ़ के जाएं, ठीक है। बहुत सारे मैंने ऐसे बंदे भी देखे जो कहते हैं ना कि मैं हरियाणा जीके से कुछ नहीं छोड़ूंगा। जब हरियाणा जीके वहाँ पे एग्जाम में आती है, तो अच्छे अच्छे के कहते हैं ना, वो हरियाणा में फिल्टर पाट जाते भाई। तो आप सब कुछ पढ़ के जाएं, कुछ नहीं छोड़ना है। अगर या ये चीज़ आप दिमाग में रखें, एक बार कोई चीज़ पढ़ने लग जाए ना, तो उसका चाहे आपको 1 घंटे लगे, चाहे आपको उस चीज़ पढ़ने के लिए, याद करने के लिए 2 घंटे पढ़े, गहराई से पढ़े और ध्यान लगाकर पढ़े। बहुत सारे क्या क्या करते हैं, हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, परंतु जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर गहराई से, वो चीज़ें एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है। वो डायरेक्ट ना पूछकर वो उस चीज़ों को इनडायरेक्ट पूछता है, और इनडायरेक्ट चीज़ें हमें कई बार समझ नहीं आती, तो हमें डायरेक्ट चीज़ों को नहीं पढ़ कर जाना चाहिए, इनडायरेक्ट चीज़ों को भी पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। बूढ़ी यमुना नदी हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिले से निकलती है, इसका उद्गम स्थान है, ठीक है। अब इसका जो ये नदी है, ये मैं आपको बता दूं, ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद, थोड़ा आगे बहने के बाद, ये यमुनानगर के दरियापुर गांव में, ठीक है, ठीक है, यमुनानगर
के दरियापुर गांव में यमुना में मिल जाती है भाई, यमुना में पानी गिरती है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है बूढ़ी यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना की सहायक नदी है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है उद्गम स्थान, तो सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश का। और आपसे इतना भी पूछ सकता है कि ये हरियाणा के किस गांव में अपना पानी यमुना नदी में गिराती है, तो वो गांव है यमुनानगर का दरियापुर गांव। पूछ सकता है, बस आपको एक बार पढ़ के जाएं, एग्जाम में जब आपके ऑप्शन देखेंगे तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की यमुना नदी। अब हम आगे पढ़ेंगे हरियाणा की एक और इम्पोर्टेंट नदी, वो है घग्गर नदी। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ भाई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे घग्गर नदी। एक नदी तो हमने बहा दी, किस पे, मानचित्र पे। अब हम काम करेंगे घग्गर नदी पर। वो कहाँ से निकलती है, क्या कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सब हम इस क्लास में जानेंगे आगे। तो अब पढ़ेंगे हम घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी कहाँ से निकलती है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, पहले इस पे बताता हूँ आपको। ये मैंने आपको समझाई थी। यमुना नदी को हमने मिटा दिया है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इस मानचित्र पे हरियाणा की घग्गर नदी। ठीक है, तो घग्गर जो नदी है वो आपकी यहाँ पे है शिवालिक पहाड़ियाँ। देखो, जो पहली यमुना नदी थी वो आपकी निकलती थी मध्य हिमालय भाग से, और ये निकलती है जो आपकी तीसरी परत मैंने बताई थी हिमालय की, शिवालिक या बाह्य हिमालय भाग। ये है शिवालिक भाग हिमालय का। ठीक है, यहाँ से निकलती है ये पहाड़ है यहाँ पे। यहाँ से निकलते हुए ये सबसे पहले आती है आपकी कालका में भाई। और कालका कहाँ पड़ता है, पंचकुला में। कालका के बाद आती है ये आपकी अंबाला में। पहले कालका पूछी, कालका के बाद ये आपकी पूछी अंबाला में, और अंबाला होते हुए ये आपकी नदी ये अब आ गई कैथल में। ठीक है, हरियाणा के कैथल में। मैं आपको बता दूं इसका उद्गम स्थान क्या है, इसका पहले उद्गम स्थान जान लेते हैं। ठीक, अभी यहाँ से जैसे ही अंबाला से निकलेगी तो ये आपका पंजाब में घुस जाएगी भाई। यहाँ पे ये क्या है, पंजाब। अब पंजाब से निकलने के बाद वापस ये कैथल जिले में, कहाँ पे, कैथल जिले में। कैथल जिले से निकलने के बाद ये वापस आपके पंजाब राज्य में फिर से घुस जाती है, और पंजाब राज्य से ये आपके फतेहाबाद के टोहाना में, जिसे नदियों का, नहरों का नगर कहा जाता है, सॉरी, टोहाना में आती है भाई। ठीक है, फतेहाबाद टोहाना में आती है। इसके बाद ये जाखड़ जो कहाँ पे पड़ता है, वो भी फतेहाबाद में आपका पड़ता है भाई। इसके बाद जाखड़, और जाखड़ के बाद ये आपकी आती है ओटू गांव में। ठीक है, यहाँ से आएगी ये फतेहाबाद, और फतेहाबाद के बाद ये जाखड़ जो फतेहाबाद में पड़ता है, और जाखड़ के बाद ये आती है आपकी ओटू। ओटू बांध मैंने आपको पढ़ाया था भाई, याद हो तो, ओटू बांध या ओटू गांव का नाम है। ये ओटू गांव या ओटू बांध है, वहाँ पे ये नदी अपना पानी कुछ % पानी गिराती है, और ये है आपका सिरसा में। मैंने आपको कल पढ़ाया था बांध, पिछली 2 क्लासों में। ठीक है, यहाँ से निकलती हुई आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, कहाँ पे प्रवेश कर जाती है, हनुमानगढ़ जिले में आपकी प्रवेश कर जाती है। राजस्थान का जिला ही हनुमानगढ़। और अब ये देखना, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये नदियाँ, जो ये नदी है आपकी घग्गर नदी, ठीक है, जो ये घग्गर नदी मैंने पढ़ाई है, ये आपसे एग्जाम में 2 क्वेश्चन, यहाँ से 1 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये है कि जो ये घग्गर नदी है ये किस हरियाणा के किस जिले से नहीं बहती है। तो या इस लाइन पे जब आप बॉर्डर पे देखोगे तो 2 आपने जिले छोड़ दिए हैं। उन जिलों का नाम है जींद व कुरुक्षेत्र।
याद रखना ये नदी जींद व कुरुक्षेत्र से होकर नहीं बहती है, और यही एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। कोई भी ऑप्शन आपसे दे देगा इन दोनों में से, ठीक है। तो इन दोनों जिलों से ये नदी होकर नहीं बहती है, याद रखना, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला है। कौन सा जिला है? सोलन जिला, ठीक है। शिवालिक की यहाँ पे लिख देता हूँ उद्गम, हिंदी में लिख देता हूँ भाई आपको, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला, और शिवालिक की सोलन जिला में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, और शिवालिक की पहाड़ियाँ भी, शिवालिक की पहाड़ियों की डगसाई पहाड़ियाँ, सोलन जिला के डगसाई पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। यहाँ से पंजाब में पंजाब में याद रखना, ये भी पूछ सकता है कि पंजाब में कितनी बार एंट्री मारती है, तो 2 बार एंट्री मारती है, ठीक है। एक बार अंबाला से निकलने के बाद, फिर इसके बाद कैथल से वापस प्रवेश करने के बाद फिर कैथल से पंजाब में एंट्री मारती है। तो इसका उद्गम स्थान है हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में। क्या यार, ये भी सोलन जिला के डगसाई पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान है, ठीक है। अब इसकी टोटल लंबाई कितनी है हरियाणा में? तो इसकी टोटल लंबाई मैं आपको बता दूं, हरियाणा में लंबाई है 241 है, 341, ठीक है। 341 किलोमीटर ये नदी हरियाणा में, सॉरी भाई 241 है, ठीक है। 241 किलोमीटर ये नदी बहती है, और हरियाणा में जब ये बहती हुई तो किस राज्य के समीप बहती है? अब जिस राज्य के बॉर्डर पे बहेगी तो उस राज्य के साथ सीमा बनाएगी, ठीक है। तो ये किस राज्य के साथ सीमा बनाती है? ये बनाती है पंजाब के साथ सीमा, किसके साथ बनाते हैं? पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। भाई सेशन को शेयर कर दें भाई प्लीज़ एक बार, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। डेली क्लासेस होगी, डेली 8:30 PM पर यहाँ पे आपकी क्लास होगी। उसके बाद जल्दी ही हम मैथ की क्लास भी लेकर आने वाले हैं, अर्थमेटिक मैथ हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए भाई, ठीक है। तो पंजाब के साथ सीमा बनाती है, और ये हरियाणा की सबसे लंबी मौसमी नदी है भाई, ठीक है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा की सबसे लंबी मौसमी नदी, ठीक है। हरियाणा की सबसे लंबी मौसमी नदी है ये, और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है शिवालिक या बाह्य हिमालय से, और शिवालिक और बाह्य हिमालय से निकलने वाली भी हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हरियाणा की सबसे लंबी नदी बताओ जो शिवालिक या बाह्य हिमालय से निकलती है, तो उसका नाम क्या है? घग्गर नदी, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना भाई, मैंने बोलकर बता दिया आपको, ठीक। और ये हरियाणा के किस जगह में प्रवेश करती है ये भी लिख लें। मैंने अभी आपको बताया था हरियाणा के कालका में सबसे पहले प्रवेश करती है, तो यहाँ पे लिख ले हरियाणा के कालका, और कालका है आपका पंचकुला, पंचकुला, कालका पंचकुला में प्रवेश करती है। तो भाई ये थी आपकी घग्गर नदी। इससे पहले पढ़ी हमने यमुना नदी। और मैंने एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया, यहाँ पे जो हनुमानगढ़ ज़िले में ये प्रवेश करती है जैसे ही राजस्थान में, उसके बाद ये आगे थोड़ा आगे चलकर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। यहाँ पे लिख देता हूँ हनुमानगढ़ और नीचे लिख देता हूँ विलुप्त।
मरुस्थल में विलुप्त, राजस्थान के मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए पॉइंट भूल गए थे हम वहाँ पे। तो ये थी हरियाणा की नदी घग्गर नदी। इससे पहले पढ़ा हमने हरियाणा की यमुना नदी। और देखो भाई इतना टाइम है नहीं, अब क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि यहाँ घग्गर की सहायक नदियाँ बची हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, और अगली क्लास में कुछ और नदियाँ बचेंगी हरियाणा जो उत्तरी अपवा तंत्र के तहत आती हैं, और उत्तरी अपवा तंत्र फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर हम उससे अगली क्लास में पढ़ेंगे हरियाणा का दक्षिणी अपवा तंत्र, और उसके दक्षिणी अपवा तंत्र के पढ़ने के बाद जो हरियाणा की जितनी भी नदियाँ हैं वो सब कवर हो जाएंगे, और ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बार बार में नहीं करना पड़े, ताकि जब भी आपको, और बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या लाइव सेशन के लिए आऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्लास में तुरंत ज्वाइन हो जाएं। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।